नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है चैनल में। देखेंगे फिर से लेके आए हैं आपके लिए सोशल साइंस यानी कि एसएसटी एमसीक्यू सीरीज नंबर 6 यानी कह सकते हैं, इसको सोशल स्टडीज भी कर सकते हैं, सामाजिक अध्ययन सामाजिक विज्ञान। सीरीज नंबर 6 है। इसके पहले सीरीज 1 से लेकर सीरीज 5 तक का वीडियो अपलोड किए हैं। जो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है। साथ ही साथ हम आ जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे आपको सीरीज 1 से लेकर सीरीज 5 तक का सोशल साइंस का वीडियो आपको मिल जाएगा, जो कि आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। सी टेट, जे टेट, एस्टेट, किसी भी गवर्नमेंट टीचर के एग्जाम के लिए इसकी जो एसएसटी रखते हैं 6 to 8 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जेएसएससी, जहाँ पे जीएस से क्वेश्चन आते हैं, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट साबित होगा। तो वीडियो को चाहते हैं फ्रेंड्स शुरू से लेकर लास्ट तक अवश्य देखें, ताकि आपको हर कुछ बहुत आसान तरीके से समझ में आ जाए। आइए तो स्टार्ट कर देखिए। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन को हम आपको डीपली से बताएंगे, ताकि आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से इसके बाद जानकारी प्राप्त हो सके। कि नंबर बताएंगे फर्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वेदिक काल में व्यापार किस प्रकार होता था। मतलब व्यापार जो है किस प्रकार बिजनेस लोग करते थे ऋग्वेदिक काल में। ए, पैसे के लेन देन द्वारा। ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा। सी, सिक्कों के लेन देन द्वारा। डी, कागजी मुद्रा द्वारा। आपको हर क्वेश्चन में टाइम मिलेगा 5 से लेकर 10 सेकंड का। आप उसको आराम से आंसर कर सकते हैं। जो आपको आंसर आता होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें कि इसका आंसर ये होगा, ताकि हम अपने आप में चेक भी कर सकते हैं कि टॉप 30 की प्रत्येक सोशल साइंस के हम एमसीक्यू में, एसएसटी के एमसीक्यू में 30 क्वेश्चन करवाएं। टॉप आज भी सीरीज नंबर 6 में टॉप 30 क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। अगर जो आपको आंसर आता होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आराम से कर सकते हैं। 1 का इसका ऑप्शन ये होगा। देखिए, तो ऋग्वेदिक काल में व्यापार जो है लोग करते थे, ऑप्शन नंबर बी, वस्तु विनिमय प्रणाली द्वारा ऋग्वेदिक काल में व्यापार होता था। आज समझते हैं ऋग्वेदिक काल के बाद। देखिए, ऋग्वेदिक काल का जो पीरियड है वो 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक ऋग्वेदिक काल को माना जाता है। ईस्वी पूर्व का ऐसे कहा है कि 1500 से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक। ईस्वी पूर्व मतलब कहने मतलब देखिए बीसी, और बीसी का होता है फुल फॉर्म आपका बिफोर क्रिस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले को कहा जाता है बीसी, और ईसा मसीह जन्म के बाद को कहा जाता है एडी। और एडी का फुल फॉर्म होता है एनो डोमिनी। तो ऋग्वेदिक काल में आर्यजन 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। कहा रहते थे? आर्यजन 7 नदियों वाले सप्त सिंधु क्षेत्र में रहते थे। भारत में आर्यों की जानकारी सर्वप्रथम ऋग्वेद से मिलती। कहाँ से मिलती है जानकारी आर्यों की? तो ऋग्वेद से मिलती है, जो हिंद यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना ग्रंथ है। ऋग्वेदिक आर्य जो बस देश में 1500 ईस्वी पूर्व के आसपास दिखाई देते हैं। उनका अगर बात किया जाए, दास, दस्यु आदि नाम के स्थानीय जनों से संघर्ष हुआ। ऋग्वेद में जो दस्यु कहे गए वे संभवतः इस देश के मूल निवासी थे। मतलब जो लोग दस्यु कहे गए ऋग्वेद में, वो यहाँ के मूल मूल निवासी के रूप में कहा गया है। अगर बात किया जाए ऋग्वेदिक इस काल की जानकारी ऋग्वेद से प्राप्त होती है। मैक्स मूलर के अनुसार आर्यों का मूल निवास स्थान कहाँ था? तो मध्य एशिया था। आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। आर्य प्रारंभ में ईरान गए, वहां से भारत आर्य आर्यों द्वारा निर्मित यह सभ्यता ग्रामीण थी तथा उनकी भाषा संस्कृत थी। अगर बात किया जाए इनकी ऋग्वेदिक काल की भाषा क्या थी, ऋग्वेदिक काल की भाषा संस्कृत थी। इस काल की सबसे पवित्र नदी कह दिया जाए ऋग्वेदिक सबसे पवित्र नदी तो सरस्वती थी। नदियों की माता कहा जाता है सरस्वती नदी को। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र जो है आपका ओम भूर्भुवः स्वः, ये जो है ऋग्वेद से लिया गया है, जो सूर्य यानी कि सविता देवता को समर्पित है। ऋग्वेद के भरत वंश के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा। ऋग्वेद के जो नाम थे भरत, उसी के नाम पर हमारा देश का नाम भारत पड़ा। जानकारी मिल जाती है आपको फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 1 से। अगर वीडियो अच्छा लगे एक लाइक करके अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक करने से हमें मोटिवेट मिलता है
हम चाहते हैं हमारे इतना मेहनत करते हैं तो लाइक तो बनता है फ्रेंड्स। और इसको कमेंट करके बताएं कि वीडियो कितना अच्छा लगा, और किसी टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट अवश्य करें, उसका नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाया जाएगा। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो 2 कहता है ऋग्वेदिक काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे, ज्यादा इंपॉर्टेंट थे कौन से 3 देवता ऋग्वेदिक काल में। आइए, ऑप्शन ए रुद्र, विष्णु था इंद्र, बी अग्नि, इंद्र था सोम, सी इंद्र वरुण तथा रुद्र, डी अग्नि इंद्र तथा विष्णु। बताइएगा कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे ऋग वेद काल में, नहीं ऋग्वेदिक काल में 3 प्रमुख देवता जो प्रसिद्ध थे उनका आपको नाम बताना है। फ्रेंड्स जो प्रसिद्ध थे 3 देवता उनका नाम है अग्नि, इंद्र तथा सोम, यानी 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे अग्नि, इंद्र तथा सोम जो है महत्वपूर्ण थे। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन 3 कहता है निम्नलिखित ग्रंथों में से किस धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का विवरण मिलता है, मतलब महाजनपद का विवरण जो है किस धर्म ग्रंथ महाजनपद में मिलता है। जरा इसका आपको क्या करना है, यहाँ पे आंसर को बताना है। ऑप्शन ए महाभारत, बी रामायण, सी अंगुत्तर निकाय और डी इनमें से सभी। तो ये किस धर्म ग्रंथ में महाजनपदों का विवरण मिलता है, तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी अंगुत्तर निकाय में महाजनपदों का विवरण मिलता है। किस धर्म में, तो अंगुत्तर निकाय धर्म में महाजनपदों का विवरण मिलता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, कर लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट IMP कर लीजिएगा, इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए कुछ समझेंगे हम लोग महाजनपद के बारे में। देखिए आज से लगभग 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए तथा इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ज्यादा महत्वपूर्ण क्या कहा लगा, महाजनपद। संख्या में ये कुल मिला के 16 थे, तो कहा जाता है 16 महाजनपद थे। इन महाजनपदों की एक राजधानी होती थी, इनमें से कई राजधानियों की किलेबंदी की गई थी। क्या होती थी राजधानी, बहुत कोई किलेबंदी की गई थी, अर्थात राजधानी के चारों ओर लकड़ी, ईंट तथा पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी ताकि बाहरी आक्रमणों से रक्षा की जा सके इसकी। अब महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की जरूरत होती थी। तो बहुत महत्वपूर्ण देखिए प्रश्न है महाजनपद के बारे में। राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूल क्या करने लगे, कर आने के टैक्स वसूलने लगे थे। इस युग में कृषि के क्षेत्र में भी बड़े परिवर्तन हुए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, जिससे कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। अब राजा सेना रखने लगे थे, सिपाहियों को नियमित रूप से वेतन देकर पूरे वर्ष रखा जाता था, पूरे वर्ष को उन लोगों को रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आज सिक्कों के रूप में होता था। अब देखिए बात किया जाए कुछ महाजनपद उनकी राजधानियों के बारे में। देखिए अंग की राजधानी आपका हो जाएगी चंपा, काशी का राजधानी हो जाएगा आपका वाराणसी, मगध का राजधानी हो जाएगा गरीबरा या तो बोलेंगे राजगीर, अवंती का हो जाएगा राजधानी आपका उज्जैनी या तो बोलेंगे महिष्मती, वत्स का राजधानी हो जाएगा कौशाम्बी, गांधार का राजधानी हो जाएगा आपका तक्षशिला, कंबुज का हो जाएगा राजधानी आपका हाटक और कुरु का हो जाएगा राजधानी आपका इंद्रप्रस्थ। तो याद रखिएगा कुल मिला के 16 महाजनपद हुए थे जिनका विवरण मिलता है अंगुत्तर निकाय में। आइए बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर।
क्वेश्चन बोध करता है बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु कौन थी। बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु का नाम बताना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध की मौसी गौतमी, बी महात्मा बुद्ध की माता महामाया, सी महात्मा बुद्ध की पत्नी यशोधरा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु थी। तो बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु जी थी ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध की मौसी गौतमी जो है वो बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु। याद रखिएगा, महात्मा बुद्ध की मौसी का नाम क्या था, गौतमी, वही बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु थी। अब देखिए यहाँ पे आता है बौद्ध धर्म के बारे में आइए कुछ समझते हैं। बौद्ध धर्म संस्थापक माना जाता है गौतम बुद्ध। कौन है बौद्ध धर्म संस्थापक? गौतम बुद्ध, जिन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता था। इनका जन्म कहा जाए, महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में शाक्य नाम क्षत्रिय कुल कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी ग्राम जो कि नेपाल में स्थित। याद रखिएगा, इसका इनका जन्म जो है महात्मा बुद्ध का 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था, कपिल वस्तु निकट लुम्बिनी ग्राम नेपाल में, लगभग 2500 वर्ष पूर्व कह सकते हैं। गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुधोधन था, जो गणतांत्रिक शाक्यों के प्रधान थे, और माता का नाम इनका महामाया था। जन्म के 7वें दिन ही माता का देहांत हो जाने के कारण इनका लालन पालन इनकी मौसी जो है, देखिए क्या नाम था, प्रजापति गौतमी ने किया। इसी कारण से कहा जाता है बौद्ध धर्म की प्रथम महिला भिक्षु थी महात्मा बुद्ध की मौसी गौतमी, क्योंकि इन्हीं जो है इसका लालन पालन इसकी मौसी जो है प्रजापति गौतमी ने किया था। और गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। बचपन से ही गौतम का ध्यान आध्यात्मिक चिंतन की ओर था। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह जो है यशोधरा से हुआ, और बौद्ध ग्रंथों में बिंबा गोपा भद्द कछना भी मिलता है। और सिद्धार्थ से एक पुत्र जो हुआ है, यशोधरा को एक पुत्र जन्म हुआ जिनका नाम रखा गया राहुल, मतलब महात्मा बुद्ध को एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल रखा गया था। इधर हमें मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन 5 कहता है अशोक के ज्यादातर अभिलेख कौन सी भाषा में मिले हैं। अब जरा अशोक के हम लोग अभिलेख के बारे में पढ़ेंगे। ज्यादातर अभिलेख किस भाषा में मिले हैं। ऑप्शन ए प्राकृत, बी ब्राह्मी, सी पाली, डी संस्कृत। आपको टाइम मिलता है 10 सेकंड का, आराम से इसका उत्तर करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इसको। तो अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में मिली है। कितनी मिली अशोक के ज्यादातर अभिलेख? अशोक के ज्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में मिली है। आइए कुछ जानते हैं अशोक के बारे में। अशोक का देखिए 173 ईस्वी 132 ईस्वी पूर्व राजा के वेश में संत था। चंद्रगुप्त मौर्य का पौता व बिंदुसार का पुत्र अशोक, इनको अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का पौता, और कहा जाए अशोक किसका पुत्र था, तो अशोक बिंदुसार का पुत्र था। इन्हें अशोका द ग्रेट भी कहा जाता है। अशोक वर्धनचंद अशोक के नाम से भी जाना जाता है। अभिलेखों में अशोक का नाम देवनामप्रिय एवं प्रियदर्शी भी मिलता है। अशोक ने 273 ईस्वी पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, राजगद्दी में 273 ईस्वी में पूर्व में बैठ गया। परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ। राज्याभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, जानना आपको लिए बहुत जरूरी है। जैन अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध तथा सिंहली अनुश्रुति के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके मगध का सिंहासन प्राप्त किया था। पूछेगा किस व्यक्ति ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके
मगध के सिंहासन पर बैठा तो कहना होगा अशोक ने 99 भाइयों की हत्या कर दी। उसके बाद राजगद्दी को इसने प्राप्त किया था अशोक। एक कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईस्वी पूर्व में, अशोक का इसमें परिवर्तन हुआ था। अब कलिंग जो है उड़ीसा का प्राचीन पुराना नाम जो था आपका वो कलिंग था। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती किस शासक की जीवनी का उल्लेख है? ऑप्शन ए सातवाहन राजा हाल, बी मूर राजा अशोक, सी कन्व राजा वासुदेव, डी सातवाहन राजा सिमुख। पुस्तक का नाम देखिए क्या है आपका, गाथा सप्तशती। देखिए इससे मिलता है आपका प्रसिद्ध जीवनी का उल्लेख जो मिलता है वो मिलता है सातवाहन राजा हाल का जो है जीवनी मिलता है प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती में। सातवाहन राजा हाल का मिलता है। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक गाथा सप्तशती मतलब होता है सातवाहन राजा हाल की जीवनी। इसका मतलब भी क्या होता है, सातवाहन राजा हाल की जीवनी इसी काल में लिखी गई। इस काल की आधिकारिक भाषा प्राकृत तथा लिपि ब्राह्मी थी। भाषा प्राकृत और लिपि ब्राह्मी थी। गाथा सप्तमी मतलब होता है क्या है, सातवाहन राजा हाल होता है इसका मतलब। आइए बढ़ते फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 का चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में उसका दरबार प्रसिद्ध विद्वानों से भरा रहता था जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। निम्न में से कौन उनमें शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त द्वितीय काल में जो है ना प्रसिद्ध विद्वानों से रहता था जिन्हें क्या क्या नवरत्न मतलब होता है जहाँ पे 9 लोग रहते थे उसके दरबार में। उनमें से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए कालिदास, बी धन्वंतरी, सी वराहमिहिर, डी आर्यभट्ट। तो शामिल जो है उसमें से आर्यभट्ट नहीं था। मीन्स कालिदास धन्वंतरी वराहमिहिर जो है चंद्रगुप्त द्वितीय काल में नवोत्तम के रूप में थे। आर्यभट्ट जो है उसमें शामिल नहीं थे। ये भी आपका रखना फ्रेंड, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय जो है वो शामिल नहीं थे। आइए बढ़ते हैं जान लीजिए हल्का चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में। इनका जन्म 380, चंद्रगुप्त द्वितीय ने क्या है 380 राजगद्दी में बैठा था और 412 तक ये रहे थे। शासन काल में गुप्त साम्राज्य अपने कहा था चरमोत्कर्ष पर था, मतलब बहुत ऊंचाई अच्छा पोजीशन पर था पहुंचा। चंद्रगुप्त द्वितीय के अन्य नाम क्या थे? देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी मिलते हैं। भारतीय अनुसूचियां चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी कहती है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 कहता है कुमारगुप्त के सिक्कों पर सर्वप्रथम किसको पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया है? क्या है? कुमारगुप्त के सिक्कों किसके हैं? तो कुमारगुप्त के सिक्कों किसको पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया है, बताया गया? ऑप्शन ए विष्णु लक्ष्मी, बी शिव पार्वती, सी कृष्ण राधा, डी राम सीता। तो हो जाएगा चंद्र कुमारगुप्त के सिक्कों सर्वप्रथम किसको पति पत्नी रूप में दर्शाया गया? तो दर्शाया गया तो ऑप्शन नंबर बी शिव पार्वती को कुमारगुप्त के सिक्कों में पति पत्नी को दर्शाया गया था।
शिव पार्वती को दर्शाया गया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हर प्रश्न को आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 कहता है यदि अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर स्थित है तो अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है, मतलब 8 सुबह है, तो क्या होगा। तो इसका आपको आंसर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7:20 प्रातः। क्या कहता है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है, अहमदाबाद 72 डिग्री 30 ईस्ट देशांतर पर स्थित अहमदाबाद का स्थानीय समय क्या होगा। यदि भारतीय मानक समय 8 प्रातः है तो वहां पे क्या होगा, 7:20 प्रातः आने की सुबह कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। 10 कहता है पृथ्वी के स्थल रूप सबसे ऊपरी परत किसका, सबसे ऊपरी परत जो है लेयर, वो किसका मिश्रण होता है, किस दो चीज से बना होता है। ऑप्शन ए निकील व फेरस, बी सिलिकॉन व एल्युमिनियम, सी सिलिकॉन व मैग्नीशियम, डी उपयुक्त सभी का। वो बना होता है ऑप्शन नंबर बी सिलिकॉन व एल्युमिनियम का सबसे ऊपरी परत बना होता है। अब देखिए सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है, पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है, भूपर्पटी कहा जाता है। पृथ्वी का सतह की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहा जाता है। यह सबसे पतली परत होती, सबसे पतली परत भी होती है। पर्पटी महाद्वीपीय क्षेत्रों में 35 किलोमीटर तक समुद्री किलोमीटर एवं समुद्री सतह पर 5 किलोमीटर तक होती है। दो चीज से मिला होता है, यह सिलिका व एल्युमिनियम से बनी होती है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, सियाल। एस आई से हो जाएगा देखिए आपका सिलिकन, और ए एल से हो जाएगा अल्मुनियम। तो पृथ्वी के ऊपरी सबसे परत को कहा किससे बनता है, सियाल से, आने का सिलिकन और अल्मुनियम से बनता है। ये भी याद रखना बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 कहता है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा, मतलब एक्टिव ज्वालामुखी, ज्वालामुखी मतलब क्या कहते हैं, वॉल्केनो। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन ए किलिमंजारो, बी फ्यूजियामा, सी स्ट्राम्बोली, डी क्राकाटोवा। सबसे सक्रिय ज्वालामुखी। तो विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी मीन्स एक्टिव वॉल्केनो जो है वर्ल्ड का, वो आपका हो जाएगा स्ट्राम्बोली मीन्स 11th का ऑप्शन नंबर सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पूछ सकते हैं कि विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है, तो आपको उत्तर करना होगा स्ट्राम्बोली जो है विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। देखिए बात किया जाए ज्वालामुखी सामान्यतः जो है 3 प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है आपका सक्रिय ज्वालामुखी, नंबर 2 होता है आपका प्रसुप्त ज्वालामुखी, और नंबर 3 होता है आपका शांत ज्वालामुखी। अब देखिए सक्रिय ज्वालामुखी में क्या आएगा, ऐसे ज्वालामुखी जो निरंतर लावा मैग्मा का उद्गार करते हैं काफी कम समय अंतराल पर,
और क्या होगा नंबर 2 में वो क्या बताएं, प्रसुप्त ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा एक लंबे समयांतराल पर उद्गार होते हैं। और नंबर 3 होगा आपका शांत ज्वालामुखी, ऐसे ज्वालामुखी जिनसे लावा का उद्गार निकलना बंद हो गया होता है, जहां से काफी समय से कोई लावा उद्गार नहीं होता है, उसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी। और क्या बताएं कि विश्व सबसे सक्रिय ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी है, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। कहा जाए किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है, तो कहना होगा स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। किलिमंजारो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप में तंजानिया देश में स्थित है। रखिएगा, किलिमंजारो सबसे बड़ा विश्व का ज्वालामुखी पर्वत है, जो अफ्रीका महाद्वीप में है। किस देश में है, तो तंजानिया देश में स्थित है। ये भी याद रखना आपको बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन 12 कहता है पृथ्वी पर संचार सुविधा हेतु उपयुक्त परत या मंडल उपयोगी है। पृथ्वी पर क्या चीज, संचार के लिए सुविधा हेतु किस कौन सा परत मंडल उपयोगी है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, डी आयन मंडल, सी आयन मंडल और डी मध्यम मंडल। मध्य मंडल। संचार सुविधा के लिए जरूरी है परत मंडल, उसका कहेंगे 12 का ऑप्शन नंबर सी आयन मंडल जो है वो संचार सुविधा हेतु उपयुक्त होता है। आपका आयन मंडल, आइए कुछ समझ लेते हैं हम लोग। आयन मंडल का एक और नाम इसे कहा जाता है ताप मंडल भी। आयन मंडल का एक और नाम है जिसे कहा जाता है ताप मंडल, के नाम से भी कहा जाता है आयन मंडल को। मध्य मंडल से ऊपर की परत को क्या कहलाता है, आयन मंडल कहा जाता है। मध्य मंडल से ऊपर की ओर क्या बोलेंगे, उसे आयन मंडल कहा जाता है। आयन मंडल में रेडियो एक्टिव किरणें होती, क्या होती, रेडियो एक्टिव किरणें होती है, जो पृथ्वी पर सभी प्रकार के संचार सुविधा के लिए उपयोगी हैं। इसी कारण से आयन मंडल को है सभी संचार सुविधा के लिए उपयोगी होता है आपका कौन, आयन मंडल। देखिए क्षोभ मंडल में आपका मौसमी घटना होता है, उसे क्षोभ मंडल है, वर्षा होती है कहाँ पे, क्षोभ मंडल में। और क्षोभ मंडल में कहा जाता है ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद देखिए है समताप मंडल, जहाँ पे जहाज उड़ती है उसको कहा जाता है समताप मंडल। और समताप मंडल को कहा जाता है इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर कहा जाता है, समताप मंडल को इंग्लिश में। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 12 से। आइए फ्रेंड बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। 13 कहता है पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है यदि, पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है यदि क्या, जंगली जानवरों का विवेकहीन शिकार किया जाना निषेध हो, बी निर्वनीकरण तथा भू अपरदन चलता रहे, सी प्रजातियों की सापेक्ष संख्या के साथ छेड़छाड़ न की जाए, डी मानवीय गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावास को संरक्षित करती रहे। बताइएगा पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाती है उसका कारण क्या है। उसका कारण है ऑप्शन नंबर बी निर्वनीकरण तथा भू अपर्दन चलता रहे। इस कारण से क्या है पर्यावरण संतुलन बिगड़ जाता है। जिन जानवरों की वेगहीन शिकार करना निषेध गलत हो गया तो ये सही है। प्रजातियों की सापेक्ष संख्या छेड़छाड़ी न की जाए बिल्कुल सही है। मानवीय गतिविधियों प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षित करती रही ये भी सही है, लेकिन यहाँ पे 13 का बी हो जाएगा निर्वनीकरण तथा भू अपर्दन चलता रही है, इससे पर्यावरण में संतुलन क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। अब देखिए कुछ आता है बात, अगर पर्यावरण के बारे में जान लीजिए, कुछ समझ लेंगे हम लोग पर्यावरण के बारे में पढ़ेंगे। देखिए पर्यावरण यानी परिजोड़ आवरण। पर्यावरण अंग्रेजी भाषा के एनवायरनमेंट शब्द का हिंदी रूपांतरण है।
इस शब्द की उत्पत्ति बात किया जाए फ्रेंच शब्द एनवायरोन या एनवायरोनियन से हुई, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस होता है। पर्यावरण का सामान्य अर्थ है हमारे चारों ओर का आवरण, अर्थात आसपास का आवरण व क्रियाकलाप। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, बेसिक है। यह पृथ्वी पर सभी जीव जंतुओं के लिए क्या करती है, हवा, पानी, भोजन व रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। पर्यावरण का कोई एकल स्वरूप नहीं होता, इसके कई घटक होते हैं। सभी घटक दूसरे पर निर्भर रहते हुए आवश्यक व उपयोगी पर्यावरण का निर्माण करते हैं। अतः पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक व मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। समझेंगे मानवीय पर्यावरण क्या होता है। मानवीय पर्यावरण पर्यावरण का वह घटक है जो परस्पर क्रिया करते हुए पर्यावरण पर निर्भर रहता है। प्रारंभिक मानव समाज पर्यावरण पर निर्भर रहता है, उसने अपनी प्रकृति को पर्यावरण के अनुरूप ही बना लिया था। ये मिल जाती है क्वेश्चन नंबर 13 से। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 कहता है भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, बी हिमाचल प्रदेश, सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, डी राजस्थान में। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। तो भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाया जाता है। मीन्स 14 का ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होगा, याद रखिएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। एक हम लोग का केंद्र प्रदेश राज्य भी अंडमान निकोबार उसी द्वीप समूह है। ये भी आपको याद रखना बहुत जरूरी है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कहता है रक्षक मेखला किसकी एक विधि, क्या है, रक्षक मेखला किसकी एक विधि है। ए जल संरक्षण, बी मृदा निर्माण, सी बागानी, डी मृदा संरक्षण। हर क्वेश्चन में आपको टाइम दिया जाएगा 10 सेकेंड। सब क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। इसका ध्यान से देखिएगा और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करें। तो ये रक्षक मेखला किसकी एक विधि है। सुरक्षक मेखला विधि है, उसको बोलते हैं ऑप्शन नंबर डी, उसको बोलेंगे मृदा संरक्षण है। किसकी विधि है, तो मृदा संरक्षण की विधि है आपका रक्षक मेखला। अब देखिए मृदा संरक्षण किन किन विधियों से किया जा सकता है वो समझिएगा। अगर मृदा संरक्षण तो हो गया रक्षक मेखला, किन किन विधि है, तो पहला विधि देखिए मल्च बनाना, मतलब पौधों के बीच अनावृत भूमि जैव पदार्थ जैसे परवाल से ढक दी जाती है, इससे मृदा की आर्द्रता रुकी रहती है। 2 है वेदिका फार्म, तीव्र ढाल वाले भूमि क्षेत्र में बनाए जाते हैं जिससे समतलीय क्षेत्र ये फसल हो गई। इस विधि से पृष्ठीय प्रवाह और मृदा अपरदन कम हो जाता है। थर्ड इसका है समोच्च रेखीय जुताई, पहाड़ी ढाल पर समोच्च रेखाओं की समांतर जुताई ढाल से नीचे बहते जल के लिए एक प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती है। और फोर्थ रक्षक मेखलाएं तटीय प्रदेश शुष्क प्रदेशों में पवन गति रोकने के लिए वृक्ष कतार में लगाए जाते हैं। वही क्वेश्चन था, रक्षक मेखलाएं किसकी है, तो मृदा संरक्षण है। बोलेगा मंच बनाना किसकी है, तो भी कहना होगा मृदा संरक्षण है। वेदिका फार्म कहना होगा मृदा संरक्षण है। समुच रेखीय रेतिकाएं कहना होगा मृदा संरक्षण है। चट्टान बांध कहना होगा मृदा का संरक्षण है।
तो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्वेश्चन नंबर 15। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 का था संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है। संसाधन जो क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका भी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? ए बेकार संसाधन, बी मूल्यवान संसाधन, सी संभावित संसाधन, डी वास्तविक संसाधन। बताइए दोस्तों सही उत्तर क्या होगा? संसाधन के क्षेत्र में परंतु जिनका उपयोग नहीं किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है 16 का ऑप्शन नंबर सी संभावित संसाधन उसे कहा जाता है। संसाधन जो किसी परंतु जिनका भी उपयोग नहीं किया गया उन्हें कहा जाता है संभावित संसाधन कहा जाता है। देखिए वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन होता क्या है? तो वास्तविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनकी मात्रा ज्ञात होती है, जानकारी प्राप्त होती है और जिनका वर्तमान में प्रयोग किया जा रहा है। जैसे जर्मनी के रूर प्रदेश में कोयला, भारत के गोंडवाना लैंड में कोयला, पश्चिम एशिया में खनिज तेल। संभावित संसाधन वे संसाधन हैं जिनकी संपूर्ण मात्रा ज्ञात नहीं है और न ही वर्तमान में इनका प्रयोग हो रहा है। इन संसाधनों का प्रयोग भविष्य में किया जा सकता है। लद्दाख में पाया गया यूरेनियम संभावित संसाधन का उदाहरण है। जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपको 16 से। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। 17 है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है? विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है वो बताना है आपको। यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए भाषा क्षेत्र, बी सोच व कार्यकलाप, सी रहन सहन वेशभूषा, डी संस्कृति। तो विविधता का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है ऑप्शन नंबर बी सोच व कार्यकलाप विविधता का एक महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। आइए समझते हैं कुछ विविधता के बारे में। विविधता का अगर अर्थ कहा जाए विविधता का सामान्य अर्थ है भौगोलिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भाषा व वेशभूषा, धर्म इत्यादि के आधार पर विभिन्न स्वरूप में एक समाज व एक देश विशेष पर रहना को कहा जाता है। विविधता का मेन अर्थ होता है। भारत में विविधता की विभिन्न पहलू हैं। भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक व आर्थिक स्तर पर विविधता में एकता का स्वरूप है जो इस प्रकार है। देखिए भाषा, भारत की भौगोलिक सीमा के अंतर्गत अनेक भाषाएं व बोलियां प्रचलित हैं। अतः भाषा के आधार पर अनेक भाषाएं बोली जाती है। कुछ भाषा है उसकी कैसे बोली जाती है। देखिए हिंदी भाषा जो है संपूर्ण भारत में लगभग मुख्यतः उत्तर भारत में आने के संपूर्ण भारत में लगभग हिंदी बोली जाती है। मराठी बोली जाती है आपकी महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है गुजरात राज्य में, पंजाबी बोली जाती है पंजाब में, सिंधी बोली जाती है पंजाब राजस्थान में गुजरात में, नेपाली बोली जाती है उत्तर प्रदेश बिहार उत्तराखंड में, डोगरी बोली जाती है जम्मू कश्मीर व हिमाचल प्रदेश में, बंगाली बोली जाती है पश्चिम बंगाल व झारखंड में, सटा हुआ है झारखंड पश्चिम बंगाल से, यहाँ बंगाली बोली जाती है, बोडो बोली जाती है असम में, संथाली बोली जाती है झारखंड राज्य में, मैथिली बोली जाती है बिहार और झारखंड में, उड़िया बोली जाती है उड़ीसा में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटक में, मलयालम बोली जाती है केरल में और तेलुगु बोला जाता है आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में तेलुगु भाषा बोली जाती है। तो कहा जाए भारत के संविधान में 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में केवल 14 भाषाओं का प्रावधान था परंतु वर्तमान में
22 भाषाएं जो है उल्लेखित है। याद रखिएगा, वर्तमान में 22 भाषाओं को जो है दर्जा प्राप्त है भाषा का वर्तमान में। ये किस भाषा भाषा जो है किस अनुसूची में है, तो भाषा की आपका बात किया गया है तो 8वीं अनुसूची में मीन्स 8 शेड्यूल में है। कुल मिला के 22 भाषाओं को प्रधान मान्यता प्राप्त मिला है हमारे संविधान में। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ए है कोंकणी भाषा कर्नाटक, बी संथाली झारखंड, सी मलयालम भाषा केरल, डी डोगरी भाषा देखिए जम्मू कश्मीर। अभी हम बता दिए कि कहाँ कहाँ कौन सा भाषा जो है कौन सा भाषा बिलोंग करता है कौन सा आपका राज्य में। तो संथाली बताया झारखंड आपका बिल्कुल सही है, मलयालम बताए थे केरल बिल्कुल सही है, और डोगरी भाषा कहे थे जम्मू कश्मीर में, ये भी सही देखिएगा। लेकिन कोंकणी भाषा कहा गया था ये गोवा में, कोंकणी भाषा लिख दिया गया कर्नाटक में, तो कर्नाटक यहाँ पे गलत हो जाएगा। जो कर्नाटक में भाषा बोली जाती है उसका नाम है कन्नड़, तो कोंकणी भाषा आपका हो जाएगा गोवा। दिया है कर्नाटक, यही आपका सम्मिलित नहीं है मीन्स 18 का। इस तरह से भी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कौन सी भाषा जो इस राज्य में बोली नहीं जाती सम्मिलित नहीं है, तो आप याद रखिएगा संथाली झारखंड, मलयालम का केरल, और डोगरी भाषा जम्मू कश्मीर में, और कोंकणी भाषा कर्नाटक की नहीं है, कोंकणी भाषा आपकी गोवा की है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन 19 कहता है बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब किया गया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बलवंत राय मेहता समिति का गठन का स्थापित कब किया गया। 1950, बी 1955, सी 1957, डी 1960। तो बलवंत राय मेहता समिति गठन ऑप्शन नंबर सी 1957 ईस्वी में बलवंत राय मेहता समिति गठन किया गया। याद रखिएगा बलवंत समिति गठन किया गया 1957 ईस्वी में। तो क्वेश्चन पूछ सकता है एक और इस टाइप में कि अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। अभी यहाँ बलवंत राय मेहता समिति है, पूछ सकता है अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था। सर उत्तर करना होगा 1977 ईस्वी में अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977। बलवंत राय मेहता 1957 में, और अशोक मेहता समिति गठन हुआ था 1977 ईस्वी में। अशोक मेहता समिति का गठन हुआ था। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 कहता है आजीविका के साधन किस पर आधारित होते हैं। क्या है, आजीविका के साधन किस पर आधारित होते हैं, किस पर जो है आपका बेस्ड होता है आजीविका के साधन। ऑप्शन ए ग्रामीण परिवेश, बी नगरीय परिवेश, सी क्षेत्र परिस्थिति व योग्यता, डी शासकीय परिस्थितियां। प्रभावित होता है ऑप्शन नंबर सी क्षेत्र परिस्थिति व योग्यता जो है आजीविका के साधन के रूप में आधारित होते हैं। रखिएगा क्षेत्र परिस्थिति व योग्यता। अगर बात किया जाए देखिए आजीविका के बारे में, देखिए आजीविका का सामान्य अर्थ होता है प्रत्येक मानव को अपना जीवन यापन करने के लिए योग्यता व कुशलता के आधार पर उपलब्ध साधन या रोजगार के साधन होना चाहिए। आजीविका के साधन क्षेत्र विशेष परिस्थिति विशेष व योग्यता आधार पर अलग अलग होते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण परिवेश के अनुसार, नगरीय क्षेत्रों में नगरीय संस्कृति और परिवेश के अनुसार होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के स्रोत सीमित मात्रा उपलब्ध होते हैं। ये स्रोत संस्कृति और परिवेश से प्रभावित होते हैं। आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 कहता है वर्ष 2012 और 13 2012-2013 में दिल्ली में निर्भया कांड हुआ 2012 और 13 के बीच में के विरोध में संपूर्ण देश यानी पूरा देश में एक जन आंदोलन चलाया गया। अतः यह सामूहिक आंदोलन किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा।
मैंने कौन सा अंतर्गत के अंतर्गत आएगा ये? जन आंदोलन हुआ था निर्भया कांड का, दिल्ली में 2012-13 की बात है। ऑप्शन ए नागरिक अधिकार, बी सामाजिक अधिकार, सी राजनीतिक अधिकार, डी नैतिक अधिकार। तो ये आपका आ जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर सी, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत ये सामूहिक आंदोलन आएगा। निर्भया कांड जो 2012-13 में हुआ था, ये आंदोलन इसका है सामूहिक अंतर्गत, किस श्रेणी के अंतर्गत आएगा? राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आएगा। अब देखिए राजनीतिक समानता होता क्या है? किसी भी शासन प्रणाली में व्यक्ति को कुछ राजनीतिक समानता प्राप्त होने चाहिए। जैसे क्या चीज? वोट डालने का अधिकार, अगर वोट डाला जाता है तो राजनीतिक अधिकार उसे प्राप्त है। सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का समर्थन व विरोध करने की समानता उनमें होनी चाहिए, भी राजनीतिक राजनीतिक अधिक समानता के अंतर्गत है। हड़ताल व धरना करने की समानता भी होनी चाहिए उसे, कि राजनीतिक समानता है, राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत आता है। करें मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपको 21। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन 22 का, तो संविधान के किस भाग में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है? किस भाग में, किस पार्ट में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 9। तो भाग 4 में आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना जो है वो भाग 4 में की गई है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना भाग 4 में की गई है। अगर बात किया जाए भाग 3 में, तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकारों का प्रावधान है, और भाग 4 में आपका लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है भाग 4 में। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न था। भाग 4 और भाग 3 में आपका मौलिक अधिकारों का विवरण किया गया है, और भाग 4 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की गई है भाग 4 के अंतर्गत। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। 23 कहता है लिंग भेद का परिणाम सबसे अधिक हो सकता है। लिंग भेद का परिणाम किसमें हो सकता है? समाज का विकास करना, देश का विकास रुकना, संस्कृति का विनाश, डी पुरुष महिला का विकास रुकना। बताइए लिंग भेद का सबसे परिणाम सबसे अधिक हो सकता है किसमें हो सकता है? जरा आपको बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो लिंग भेद का सबसे अधिक परिणाम हो सकता है ऑप्शन नंबर डी, पुरुष महिला का विकास रुकना। लिंग भेद का परिणाम सबसे अधिक हो सकता है। आइए समझते हैं लिंग भेद का मतलब होता क्या है। देखिए लिंग भेद एक सामाजिक सांस्कृतिक समस्या है जो भारत सहित विश्व के अनेक देशों में प्रारंभ से ही विद्यमान रही, प्रारंभ से इसकी समस्या उत्पन्न रही है। लिंग भेद से आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। से शब्द बहुत सी असमानताओं और स्त्री पुरुष के बीच के शक्ति संबंधों को भी समझने में सहायता करता है। लिंग पोत या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। यह उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करती है कि महिला और पुरुष की जो भूमिकाएं समाज और परिवार में है वे स्वाभाविक हैं। महिला और पुरुष की भूमिकाएं दुनिया भर में भिन्न भिन्न समुदायों के लिए अलग अलग होती है। समाज में अलग अलग भूमिकाएं व मूल्य निर्धारित किए जाने से ही
स्त्री पुरुष के बीच भेद व समानताओं की शुरुआत होती है। जानकारी मिल जाती है आपको क्वेश्चन नंबर 23 से। तो लिंग भेद का परिणाम सबसे अधिक हो सकता है पुरुष महिला का विकास रुकना सबसे ज्यादा लिंग भेद का परिणाम होगा। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 कहता है अमार जीवोन आत्मकथा किसने लिखी है? क्या चीज है? अमार जीवोन आत्मकथा जो है किसने लिखी है? ए रमाबाई, बी राम सुंदरी देवी, सी रुकैया सखावत, डी शकुंतला देवी। तो अमार जीवन आत्मकथा जो है ऑप्शन नंबर बी राम सुंदरी देवी के द्वारा लिखा गया है। अमार जीवन आत्मकथा मीन्स एक ऑटोबायोग्राफी है जो राम सुंदरी देवी ने लिखी है, अमार जीवन आत्मकथा। कहता है कि अमार जीवन आत्मकथा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो अमार जीवन आत्मकथा जो है वो लिखी गई है बंगाली भाषा में। याद रखिएगा, अबान अमर अमार जीवन लिखा है रामसुंदरी देवी ने लिखी है, और अमार जीवन आत्मकथा जो है वो बंगाली भाषा में लिखी गई है। इतना आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपको हम बताए हैं। अब देखिए राम सुंदरी देवी जो लिखी है अमार जीवन, इसका जन्म हुआ था 1800 ईस्वी में और इसकी डेथ हुई 1890 ईस्वी में। बंगाली लेखिका थी। 60 वर्ष की अवस्था में उन्होंने बंगला भाषा में अपनी आत्मकथा अमार जीवन नाम से लिखी। और अमार जीवन किसी भारतीय महिला द्वारा लिखित पहली आत्मकथा है। बहुत महत्व बन जाता है कि अमार जीवन भारतीय महिला पहली आत्मकथा जो है उसने लिखा था। किसने? तो राम सुंदरी देवी ने। वे चैतन्य भागवत से प्रभावित थी। जानकारी मिल जाती है क्वेश्चन नंबर आपको 24 से। आइए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? अच्छी आदतों का विकास, जीवन से संबंधित, सी कम प्रायोगिकता, डी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की पहचान। बताइए फ्रेंड्स, कौन सा समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है? तो विधि का गुण नहीं है आपका ऑप्शन नंबर सी कम प्रायोगिकता जो है समस्या समाधान विधि का गुण नहीं है। तो 25 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर। कम प्रयोगिकता जो है विधि का गुण यहाँ पे नहीं है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 कहता है कालकर्म विधि का अर्थ है। क्या कहता है? कालकर्म विधि का आपको यहाँ पे अर्थ बताना है कि कालकर्म विधि का जो है अर्थ वो क्या होता है। ऑप्शन ए काल और कर्म, बी समय ही धन है, सी समय की निरंतरता, और डी कर्म के अनुसार समय। तो कालकर्म विधि का अर्थ होती है समय की निरंतरता होता है कालकर्म विधि का अर्थ। आइए कुछ समझते हैं कालकर्म के बारे में। देखिए कालकर्म ऐतिहासिक घटनाओं की समय स्थान की परिप्रेक्ष्य तथा संदर्भ में समझने को हम कालबोध कहते हैं। घाटे कालकर्म उपागम अनुभूमि जीवन से क्रियाओं को समझने की वह क्षमता है जो उनमें कुछ संबंध स्थापित करता है। कालक्रम का ज्ञान देना सामाजिक अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। इससे घटनाओं तथा वर्तमान एवं अतीत को समझना सुगम होता है। कालक्रम अनुभूति महान पुरुषों, घटनाओं तथा आंदोलनों, युद्धों को समझने तथा उनकी प्राचीनता का अनुभव करने में
सहायक होता है। ये सब कुछ महत्वपूर्ण चीजें तो आपको मिला है जानकारी क्वेश्चन नंबर 26 से। तो दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 का था, निम्नलिखित विधियों में से किस विधि का सर्वाधिक उपयोग माध्यमिक स्तर व उच्चतर स्तर पर सामाजिक अध्ययन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। फिर समझिए क्वेश्चन कहता है कौन सी विधि में से कौन से सर्वाधिक सबसे अधिक उपयोग माध्यमिक स्तर व उच्चतर हाई लेवल पर सामाजिक अध्ययन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। ए व्याख्यान विधि, बी किंडरगार्टन, सी खेल विधि, डी कहानी विधि। तो किया जाता है व्याख्यान विधि द्वारा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। व्याख्यान विधि द्वारा जो है वो किया जाता है। कौन सी विधि जो सर्वाधिक उपयोग होता है माध्यमिक व उच्चतम स्तर पर, तो होता है व्याख्यान विधि। आइए कुछ समझते हैं व्याख्यान विधि के द्वारा में। देखिए व्याख्यान विधि वो विधि है शिक्षण विधि के रूप में भाषण अथवा व्याख्यान विधि काफी पुरानी विधि है। इस विधि में अध्यापक द्वारा बालकों को जो भी ज्ञान प्रदान किया जाता है उसका मुख्य स्रोत तथा केंद्र बिंदु स्वयं अध्यापक ही होता है। इसी कारण कहा गया है क्या चीज व्याख्यान विधि के द्वारा दोनों में प्रयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान में जिस प्रकरण को उसे कक्षा में विद्यार्थी को पढ़ाना होता है उससे संबंधित विषय वस्तु को वह घर पर विशेष रूप से समय देकर तैयार कर लेता है और फिर रटे रटाए ज्ञान को ज्यों का त्यों भाषण के रूप में कक्षा में प्रस्तुत कर देता है। इस तरह व्याख्यान विधि का अनुसरण करने के लिए अध्यापक को दो बातों पर ध्यान देना होता है। एक तो विषय वस्तु का समुचित चयन, दूसरे कक्षा में व्याख्यान कथन वर्णन भाषण आदि के रूप में प्रभावपूर्ण प्रस्तुतिकरण। देखिए व्याख्यान विधि के कुछ लाभ हैं। अध्यापक के लिए सुविधा होती है, पाठ्यक्रम को समय पर समाप्त करने में सुविधा, विद्यालय की वर्तमान परिस्थितियों में उपयुक्त, अध्यापक और विद्यार्थी दोनों के समय तथा शक्ति की बचत, भाषा संबंधी योग्यता के विकास में सहायक, श्रवणेंद्रियों के उपयोग से सीखने के उचित अवसरों पर शिक्षण मिलना। नेक्स्ट है कि प्रभावपूर्ण ढंग से शिक्षण में सहायक, और लास्ट है सामाजिक विज्ञान संबंधी विशेष प्रकरणों तथा शिक्षण के विभिन्न स्तर पर उपयुक्त। ये सब क्या है व्याख्यान विधि के लाभ हैं फायदे हैं। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। 28 कहता है आगमन विधि का सूत्र नहीं है। आगमन विधि का सूत्र कौन सा नहीं है। उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना, बी संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ना, सी विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना, डी स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना। बताइएगा आगमन विधि का कौन सूत्र नहीं है। तो 28 का बी हो जाएगा। संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ना आगमन विधि का सूत्र नहीं है, तो हो जाएगा 28 का बी आंसर। उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना आगमन विधि है, विशेष से सामान्य की ओर बढ़ना आगमन विधि है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ना आगमन विधि। आप समझते हैं आगमन विधि के बारे में कि आगमन विधि आगमन चिंतन प्रणाली विश्लेषण पर आधारित, इस पर है विश्लेषण पर। इसमें पहले तो ज्ञात तत्वों तथा नियमों को अपने इसी रूप में ग्रहण कर लेने तथा उपयोग करने का प्रयत्न नहीं किया जाता, बल्कि देखा जाता है कि इन तथ्यों या नियमों की प्राप्ति या निर्माण का आधार क्या है। इस विधि के शिक्षण सूत्र हैं क्या है। उदाहरण से नियम की ओर बढ़ना होता है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाना होता है, विशेष से सामान्य की ओर जाना होता है, और विश्लेषण से संश्लेषण की ओर होता है। लेकिन कह दिया है संश्लेषण से विश्लेषण की ओर बढ़ना, इसी कारण से बी यहाँ पे जो है गलत हो जाता है, करेक्ट रॉन्ग आंसर हो जाता है। यही पे आपका कौन सूत्र नहीं है। तो संश्लेषण विश्लेषण अगर होता है विश्लेषण संश्लेषण तो भी सही हो जाता। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए थे। क्वेश्चन 29 है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान है? क्या चीज है? प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, जरा सा वो आपको बताना है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 19 एक, अनुच्छेद 19 वन का ए, डी संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 वन का ए में जो है वर्णित है। क्या चीज? प्रेस की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 19 का ए में है। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। क्या चीज? प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का वन का ए में है। आइए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आज का लास्ट और 30 क्वेश्चन, टॉप 30 में लास्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 30 कहता है, भारत के संविधान सभा का आधार माना जाता है। किसको संविधान सभा का आधार माना जाता है? ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट 1929, बी लाहौर घोषणा पत्र 1929, सी भारत शासन अधिनियम 1935, डी कैबिनेट मिशन 1946। आप लोग आंसर कर लिए होंगे इसका। आधार माना जाता है ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन 1946 को भारत के संविधान सभा का आधार माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी आपके सामने हम लेके आए थे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न थे। क्योंकि क्या है, संविधान सभा का आधार माना जाता है, कैबिनेट मिशन 1946 को क्या है, भारतीय संविधान का आधार माना जाता है। और मौलिक अधिकारों को भारतीय संविधान की आत्मा या अंतरात्मा कहा गया है। मौलिक अधिकार तात्पर्य है कि ऐसे अधिकार जिन संविधान द्वारा नागरिकों के गरिमापूर्ण विकास के लिए प्रदान किया जाता है। देखिए, बात किया था लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के राज्य के नीति तत्वों की व्यवस्था की गई है। तो इतना जानकारी मिल जाती है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 30 से। टॉप 30 क्वेश्चन का सीरीज नंबर 6 सोशल साइंस हिस्ट्री का हम लास्ट कर रहे हैं। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए, अधिक से अधिक इसको शेयर भी अवश्य करें। फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए थैंक यू।